हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी कोर कर रहे हैं ज्योग्राफी। तो आज हम उसका 7 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सो गाइस, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हमारा जो भारत देश है उसका जो भौगोलिक भौगोलिक विस्तार वाला एक बहुत ही बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है जो हमारा भारत है। यहाँ पर उत्तर में जो बहुत ही ऊंचे पर्वत शिखरों से हिमालय है, और पश्चिम में अरब सागर है, और तो पूर्व में हमारे बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में जो हमारा भारत है उसके हिंद महासागर है। तो इसलिए जो हमारे भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसलिए जो हमारा भारत है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि जो हमारा भारत है तीनों तरफ से सागरों से घिरा है। सागर और महासागर से घिरा है, क्योंकि पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में हमारे बंगाल की खाड़ी है, तथा दक्षिण में हमारे हिंद महासागर है। अब देखिए, जो भारत का जो क्षेत्रफल है, जो हमारा भारत है उसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर है जो हमारा भारत है उसका क्षेत्रफल। और उत्तर में कश्मीर से लेकर, जो हमारे उत्तर में भारत के उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3,200 किलोमीटर है। जो भारत की जो कश्मीर से और कन्याकुमारी तक 3,200 किलोमीटर है, तथा जो पूर्व से पश्चिम में है वो पूर्व के अरुणाचल से लेकर पश्चिम में कच्छक तक 2,900 किलोमीटर है जो हमारे भारत है। देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत और भारतीय मरुस्थल, उत्तर में मैदान और आसमान से मिलते हुए पठारी सतह और तटीय भाग एवं द्वीप समूह भारत की जो भौगोलिक स्थितियों से भिन्न भिन्न तरीके से बनाती है। जो भारत है वो भौगोलिक स्थिति में भिन्न भिन्न तरीके का है, क्योंकि हमारे जो देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत है और महामरुस्थल आदि भी है, और उत्तर में मैदान है, तो आसमान को छूते हुए आसमानी पठारी सतह भी है, और तटीय भाग के अलावा भारत के पास द्वीप समूह भी हैं। और ये सभी स्थल की विभिन्नता को दर्शाता है। और यहाँ की जो जलवायु है वो वनस्पति, जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। यहाँ की जलवायु में, वनस्पति में और जीवों के साथ साथ भाषा संस्कृति में जो हमारे भारत है उसमें वो बहुत विभिन्नता है। जैसे कि आप राजस्थान के इधर चले जाइए पश्चिम में, तो वहाँ पर आपको मरुस्थल, रेगिस्तान आदि मिलेंगे, और आप इधर आएंगे पूर्व की तरफ, मध्य में आएंगे भारत के, तो यहाँ पर आपको मैदान मिलेंगे। और आप जैसे कि आप उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में जाएंगे तो आपको पठार देखने को मिलेंगे, और आप दक्षिण में जाते तो आपको सागर आदि और द्वीप आदि देखने को मिलेंगे। अब जो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की जो आबादी है वो 120 करोड़ है, और 120 करोड़ से भी अधिक है। 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, और ये चीन के बाद विश्व का दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश है। देखिए, ये जो यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं आपकी इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उस 2011 के दे रखे हैं, लेकिन अब जो हमारा जो देश है वो जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है, क्योंकि जो हमारे देश की जनसंख्या है वो 140 करोड़ हो चुकी है। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और जो हमारे भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जो हमारा भारत है उसके मध्य से कर्क रेखा होकर जाती है, और कर्क रेखा कितने एंगल पर जाती है? 32 डिग्री, 32 और 30 डिग्री उत्तर में। देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है जो कर्क रेखा है। जैसे कि आप इस मैप में देखेंगे, ये जो हमारे भारत का मैप है, और यहाँ इसके मध्य से कर्क रेखा होकर जाती है, जो कि किन किन के देशों से होकर गुजरती है? एक तो हमारा गुजरात हो गया, एक तो हमारा गुजरात हो गया, और हमारा मध्य प्रदेश हो गया, और हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किन किन से? एक तो हमारा राजस्थान हो गया, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और हमारा हो गया एक
त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको ये सब याद रखनी है। कौन कौन से? एक तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन सभी से जो हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए, अब जो हमारा भारत है उसका दक्षिण से लेकर उत्तर तक, दक्षिण से यहाँ से लेकर उत्तर तक, जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। जो हमारा भारत है उत्तर में, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है वो 68 डिग्री और 7 पूर्व तक, और 67 97 डिग्री और 25 पूर्व देशांतरों के बीच में जो हमारा भारत है वो आता है। ताकि हमारे भारत का विस्तार है। जो हमारा देश भारत है उसमें बहुत बड़े देशांतर विस्तार है। जैसे कि हमारा एक 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री पश्चिम पूर्व और 23 डिग्री से 30 उत्तर तक, तो वो सॉरी 8.4 उत्तर तक, तो 37 डिग्री से 6 उत्तर तक जो हमारा भारत है उसका देशांतरीय विस्तार है। अब इतने इतने बड़े देशांतरीय विस्तार के कारण लगभग 29 डिग्री विस्तार के कारण, जो 29 डिग्री विस्तार के कारण ये जो दो छोरों पर स्थिति स्थानों के स्थानीय समान में बहुत ही अधिक अंतर हो जाता है। और इसी वजह से जो दोनों छोर है उनमें के बीच उनके जो दूरी है, उनकी दूरी की वजह से जो उनके बीच में जो उनके जो समय में जो अंतर होगा वो लगभग 2 घंटे का होगा। उनके समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। और जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, जो कि बड़े देश होते हैं जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पर पूरे देश का एक मानक समय नहीं होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 और रूस में 11 है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 6 है, यूएसए में 6 है, और रूस कनाडा में हमारे 7 है और रूस में हमारे 11 है। तो जो बड़े देश होते हैं उनका एक ही मानक समय नहीं होता है। और जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए थे, जो 1 डिग्री देशांतर होता है उसे पृथ्वी जो 1 डिग्री देशांतर पर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। जो हमारी पृथ्वी है वो 4 मिनट का समय लेती है 1 डिग्री घूमने के लिए। तो इसलिए जो पश्चिम में जो गुजरात है उसकी अपेक्षा जो हमारे पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। और जो भारत का जो मानक समय माना गया है वो 82 डिग्री 30 पूर्व को देशांतर जो है उसे स्थानीय समय मतलब भारत का मानक समय माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो देश के एक हिस्से में रहने वाले अलग अलग लोगों को दो टाइमों का माप करना पड़ेगा, और इसी वजह से बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इसी मानक समय को, इसी मानक यमोत्तर को भारत का ये मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। सो गाइस, आगे चलते और पढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक को, भारत के पड़ोसी देश। अब जो हमारा भारत है उसकी सीमा कई देशों से मिलती है। बहुत सारे देशों से हमारे भारत की सीमा मिलती है, और जो समुद्र है उससे भी हमारे भारत की सीमा मिलती है। जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जैसे कि आप ये देखेंगे, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये बहुत सारे देशों से मिलती है। आइए उन देशों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा भारत है उसकी जो सीमा है वो 7 देशों से मिलती है। कौन कौन से? एक तो हमारा पाकिस्तान हो गया, और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और हमारा म्यांमार। तो भारत की इन 7 देशों से जो सीमा है वो मिलती है। पहला हमारा पाकिस्तान हो गया, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा हमारा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, और सातवां हमारा म्यांमार। और इसके अलावा भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश भी हैं जिनकी जो सीमा वो भारत से नहीं मिलती, जिनकी सीमा भारत से नहीं मिलती, लेकिन वो भारत के पड़ोसी द्वीप हैं। तो भारत के जो पड़ोसी समुद्री द्वीप है, एक तो हमारा श्रीलंका है और एक हमारा मालदीव है। ये भारत के दो पड़ोसी समुद्री द्वीप हैं। और इसके अलावा भारत के भी द्वीप समूह है, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ये भारत के दो द्वीप समूह के नाम है जिनमें बहुत सारे द्वीप आते हैं। अब इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इसके अलावा भी
भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनमें से कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी जो सीमा है वो समुद्र से नहीं मिलती। तो जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती उन्हें स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। तो ऐसे कितने देश है? एक तो हमारा अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान जो है उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, इसलिए वो स्थल अवरुद्ध देश है। और उसके बाद हमारा नेपाल आता है। नेपाल की भी सीमा ये समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए नेपाल भी स्थल अवरुद्ध देश है। और उसके बाद हमारा भूटान आता है। भूटान की भी सीमा समुद्र से नहीं लगती, इसलिए वो भी स्थल अवरुद्ध देश है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश में से 3 स्थल अवरुद्ध देश है। और जिन जिन की सीमा समुद्र से लगती है वो पाकिस्तान, चीन और म्यांमार और पश्चिम बंगाल, 4 देशों की जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो आइए आगे चलते हैं। और गाइस जो हमारा श्रीलंका के साथ, श्रीलंका जो हमारा समुद्री द्वीप द्वीप पड़ोसी देश है, वो इसलिए है क्योंकि जो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। ये जो हमारा भारत है वो एक बहुत ही बड़ा विशाल देश है, बहुत ही बड़ा विशाल देश है। और प्रशासनिक क्रियाकलाप आदि होते हैं। तो हमारे देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये जो हमारी बुक है पिछले पैटर्न पुराने पैटर्न पर आधारित, अब जो न्यू है वो 28 तो हमारे राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारे जो प्रशासनिक क्रियाकलाप के लिए 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब जो ये भारत जो था उसके 29 राज्य से 28 कैसे, जो कि हमारा जो कश्मीर था उसे लद्दाख में विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तब आप कहेंगे कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 हो गए होंगे। अब जो हमारे 9 केंद्र शासित जो प्रदेश हुए थे, अब आप दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव जो जानते हैं, और जो हमारे वो हैं, अब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव, आप इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश, ये जो पड़ोसी प्रदेश थे, इन दोनों को एक कर दिया गया। तो अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कौन कौन से? हमारे दादर एवं नागर हवेली और हमारे दमन दीव। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमारे 29वां राज्य जो बना था तेलंगाना, वो 2 जून, अब 2 जून 2014 में बना था। 2014 में बना था। जो भारत का जो तेलंगाना 29वां राज्य बना था वो 2014 में बना था। और पहले ये आंध्र प्रदेश का ही एक भाग था। जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का ही एक भाग था। जैसे कि आप इस मैप में देखेंगे, जो आपको ये तेलंगाना दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश, ही जो आंध्र प्रदेश है इसका ही भाग था जो तेलंगाना था। अभी जो दोनों राज्यों को अलग किया गया था, तो दोनों की संयुक्त राजधानी बना दी गई थी 10 साल के लिए, हैदराबाद। हैदराबाद इन दोनों की संयुक्त राजधानी बना दी गई थी। अब जो तेलंगाना में हैदराबाद आता है लेकिन मध्य प्रदेश में हैदराबाद नहीं आता था। तो अब जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी बनी वो अमरावती है। क्या है? अमरावती। अमरावती नई राजधानी बनी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी। और जो राज्यों का जो निर्माण हुआ था वो मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ। जो राज्यों का जो निर्माण हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था। जो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारा जो देश का जो राजस्थान है, राजस्थान जो है, क्या राजस्थान, वो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, यूपी। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम है। सिक्किम है जो हमारा सबसे छोटा राज्य है।
और इसके अलावा जो राज्य थे उन्हें जिलों में बांट दिया गया। देश को राज्य में और राज्यों को जिलों में, जिलों को गांव आदि में बांट दिया गया था। तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, भौतिक विभाजन। तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जो भारत में पाई जाने वाली जो भौतिक आकृतियां हैं, जो वो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कि हमारा पर्वत हो गया, पठार और मैदान मैदान आदि, और तट, द्वीप समूह, ये सभी जो है भारत की को भौतिक भौतिक रूप से समृद्ध बनाती है। अब जो पर्वत, पठार, मैदान तथा जो हमारे तट और द्वीप समूह जो हैं, और जो हमारा उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय, जो उत्तर में बर्फ से ढका जो हिमालय है, उत्तर में बर्फ से ढका उत्तर में बर्फ से ढका ढका हिमालय जो है वो संतरीय कार्य करता है, मतलब पहरेदार का कार्य करता है। और हिमालय इसका नाम कैसे पड़ा, जो हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य, हिमालय इसका नाम पड़ा। तो हिम मतलब बर्फ, और आल्य मीन्स घर, तो बर्फ का घर जो हिमालय का नाम पड़ा। अब जो हमारा हिमालय पर्वत है उसे मेनली तीन भागों में बांटा गया था, जो हमारा हिमालय पर्वत था। तो पहले जो उसे बांटा गया था वे वृहत हिमालय या हिम हिमाद्री में बांटा गया था, जो हिमालय को बांटा गया था। और यही जो श्रृंखला है, इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती है। इसी श्रृंखला में कौन सी, वृहत हिमालय और हिमाद्री में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती है। और फिर मध्य हिमालय या हिमाचल जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और बहुत सारे फेमस जो पहाड़ी स्थान है यहाँ पर स्थित है। और उसके अलावा जो शिवालिक है वो सबसे दक्षिण में स्थित है। सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। पहली वृहत हिमालय या हिमाद्री, या फिर दूसरी मध्य हिमालय, हिमाचल, और तीसरी शिवालिक। तो आइए आगे चलते हैं। ये जो हमारा हिमाचल है, हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। और ये जो उत्तरी मैदान है ये समतल और सपाट है। और ये मैदान किस किस की मदद से बना है, ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदी द्वारा लाए गए जल निपेक्षण से बना है। अब जल निपेक्षण किसे कहते हैं, जल निक्षेप किसे कहते हैं, तो ये जल निपेक्ष होता है। ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है, और तथा नदी के बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जो नदी का बेसिन होता है उसमें निक्षेपित कर दी जाती है, जो जल और निपेक्ष होता है। और सहायक नदी ये एक नदी या सरिता नदी, जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकार मिलाती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उसे ही सहायक नदी कहते हैं। तो जो हमारे भारत का उत्तरी मैदान है, ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदी द्वारा लाए गए जलों निपेक्ष से बना है। और नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। ये जो नदियों द्वारा बने जो मैदान है ये कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि इन स्थानों पर जनसंख्या अधिक है। जैसे कि हम शुरू में पढ़ कर आए थे, जो मैदानी जो इलाके होते हैं वहां पर जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि वहां पर जीवन यापन करना आसान होता है, वहां पर कृषि के लिए बहुत ही अधिक उपजाऊ भूमि मिलती है। तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। भारतीय मरुस्थल कहाँ स्थित है, भारत के पश्चिमी भाग में भारत का मरुस्थल स्थित है। और यहाँ पर जो जलवायु गर्म, शुष्क तथा रेतीले स्थल है। यहाँ की जलवायु गर्म है और शुष्क है तथा यहाँ पर रेतीले स्थल है। और यहाँ पर जो वनस्पति है यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में है। जो हमारे पेड़ पौधे आदि हो गए यहाँ पर बहुत कम मात्रा में है। और उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप के पठार स्थित हैं। जो प्रायद्वीप के पठार स्थित है वो उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है।
भारत की जो प्रायद्वीप पठार है वो दिल्ली और अरावली पर्वत श्रृंखला के पास ही स्थित है और इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजकार है। जो भारतीय पठार की जो आकृति है प्रायद्वीप पठार की वो त्रिभुजकार है और इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों की श्रृंखला तथा घाटी भी स्थित है इन्हीं क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर जो जगह है इसका जो स्थल है काफी ऊंचा नीचा है और इसी वजह से यहाँ पर पहाड़ी की श्रृंखला तथा घाटी भी स्थित है। और इसके उत्तर पश्चिम में जो प्रायद्वीप पठार है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, मतलब विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो कि वलित पर्वत में आती है। वलित पर्वत की दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। विंध्या एवं सतपुड़ा भी इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां भी बहती हैं। इन्हीं श्रृंखलाओं से नर्मदा नर्मदा और ताप्ती नदी भी बहती हैं। नर्मदा और तापी नदी भी बहती हैं और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो अरब सागर में मिल जाती है। जो हमारी नर्मदा और तापी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है और ये जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं। ये जो पठार है प्रायद्वीप पठार, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है और पूर्व में इसके पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट साहिद्र और पूर्व में इसके पूर्वी घाट स्थित है और घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है। वो बड़ा ऊपर नीचे हुआ है, टूटा फूटा सा है, बीच बीच में टूटा हुआ है जो इसका घाट है। और जबकि जो पश्चिमी घाट है उसका जो विस्तार है वो एक समान रूप में है। जो पश्चिमी घाट है उसका जो विस्तार है वो एक समान रूप में, ना तो वो टूटा हुआ और ऊंचा नीचा है, वो एकदम एक समान है। जबकि जो पूर्वी घाट है वो असमान है। और ये जो पठार है इनमें खनिज, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लोहा, कोयला और ऐसा की बहुत बड़ी मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। और जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में और तथा जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है और पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। और जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्व का तटीय मैदान इसकी अपेक्षाकृत चौड़ा है और जो हमारा पश्चिम का तटीय मैदान है, जो पश्चिम का तटीय मैदान है वो संकरा है। कैसा है? संकरा है। और जबकि पूर्व का जो तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत चौड़ा है। तो जो हमारा पूर्व का जो मैदान है वो तटीय मैदान जो वो चौड़ा है और हमारा पश्चिम का काफी संकरा है। कई आगे पढ़ते हैं। देखिए जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं। तो उस डेल्टे का नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या? सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा, इस डेल्टा को कहा जाता है और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुज आकार की है। जो सुंदरवन डेल्टा है इसकी डेल्टा की आकृति त्रिभुज आकार की है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उसी जगह को मुहाना कहा जाता है, मतलब डेल्टा कहा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए और इसके अलावा भी पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे कि हमारा महानदी हो गई, गोदावरी और कृष्णा तथा कावेरी। ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये जो नदियां हैं ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जो नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदर डेल्टा स्थित है। जो बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारे के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा जो है वो स्थित है। तो आगे पढ़ते हैं। फिरवाल किसे कहते हैं? फिरवाल किसे कहते हैं? फिरवाल किसे कहते हैं? यह फिरवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल हैं जिन्हें पोलिप भी कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बचता है और अन्य पोलिप की वृद्धि इतनी ठोस कंकाल के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचा हो जाता है तथा इस प्रकार के प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये प्रवाल द्वीपों की है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये प्रवाल द्वीपों की है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे
समुद्री जंतुओं के कंकाल जिनसे पोलिप बन जाता है। जब पोलिप जब पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बचता है और अन्य कंकाल की वृद्धि इन ठोस कंकाल के ऊपर होती है जो बढ़ते-बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार के ही प्रवालों को प्रवाल द्वीप कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये आगे चलते हैं। देखिए भारत में दो द्वीप समूह हैं। भारत के दो द्वीप समूह हैं। एक तो हमारा लक्षद्वीप हो गया। एक तो हमारा लक्षद्वीप हो गया जो कि अरब सागर में स्थित है और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। और एक हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह था उस 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। और यहाँ पर जो सुनामी आई थी वो एक सुनामी की विशाल तरंग थी जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जो यहाँ पर सुनामी आई थी 2004 में। तो भारत के जो द्वीप समूह एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। और ये जो द्वीप समूह है इनमें 1000 1000 1208 द्वीप है। इन सभी में जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को लाकर भारत में 1800 सॉरी 1208 द्वीप समूह है। सो गाइस यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो हमने अपने चैप्टर को कितना पढ़ा ये देखने के लिए हम अपने एमसीक्यूज को करेंगे। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। ये भारत का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? ए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 31.8 लाख वर्ग मीटर, सी 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 321 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए जो हमारा भारत है उसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर है जो हमारा भारत है उसका क्षेत्रफल। तो जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 32.8 लाख, 31.8 लाख, 33.8 लाख या 321 लाख। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये हमारा सही आंसर होगा। तो अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो है हमारा ऑप्शन ए है। देखिए जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। लगभग 3200 किलोमीटर है जो कश्मीर से लेकर दक्षिण में जो कन्याकुमारी है और तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक सॉरी में है पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों पर है? जो भारत है उसकी जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के माध्यम है? जो मैं ए दे रखा है 8 डिग्री 4 उत्तर में से 37 डिग्री 6 उत्तर में, बी 18 डिग्री 6 उत्तर से 37 डिग्री 4 उत्तर में, सी 7 डिग्री 2 उत्तर से और 27 डिग्री 8 उत्तर से, 16 डिग्री 6 उत्तर से और 45 डिग्री 5 उत्तर से। देखिए जो हमारा सही आंसर है जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार विस्तार दक्षिण से उत्तर तक है वो 8 डिग्री 4 उत्तर में और 37 डिग्री 6 उत्तर में स्थित है क्योंकि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दक्षिण से उत्तर की ओर। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर में तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच में है। तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किन किन देशांतरों के बीच में है? ये जो है हमारा 69 डिग्री 7 पूर्व में, 93 डिग्री 6 पूर्व में, 65 डिग्री पूर्व में, 77 डिग्री 4 पूर्व में, 68 डिग्री 7 पूर्व में, 97 डिग्री पश्चिम 25 पूर्व में, 66 डिग्री 6 पूर्व में या 88 डिग्री 5 पूर्व में। तो जो हमारे पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तार है वो 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री पश्चिम पूर्व तक है। 97 डिग्री
पश्चिम पूर्व तक है। तो सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री पश्चिम पूर्व देशांतरों के बीच है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में भारत किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारे कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? एक तो हमारा गुजरात हो गया और हमारा मध्य प्रदेश हो गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर गुजरात भी दे रखा है, गुजरात से होकर निकलती है, क्योंकि पूर्व पश्चिम की तरफ से ले तो सबसे पहले गुजरात में, और पूर्व की तरफ से ले तो सबसे लास्ट में गुजरात में। और बी जो है हमारा झारखंड, झारखंड से भी होकर गुजरती है। और सी हमारा मध्य प्रदेश। तो ये तीनों ही राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो हमारा ऑप्शन डी है, कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हमारा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा किन देशों के साथ जुड़ती है? ये जो भारत के जो पड़ोसी देश है वो 7 है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और इसके अलावा 2 हमारे समुद्री पड़ोसी देश भी हैं, द्वीप पड़ोसी देश हैं। एक तो हमारा मालदीव हो गया और एक हमारा श्रीलंका हो गया। तो हमारे जो पाकिस्तान है वो भी पड़ोसी देश है, चीन भी और भूटान भी। तो उपरोक्त भी हमारा सही आंसर होगा। ये भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। ये देश चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? बी बांग्लादेश के साथ, ए बांग्लादेश के साथ, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी अफगानिस्तान। ये जो भारत की सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। कितनी? 4096 किलोमीटर। भारत की ये जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, बांग्लादेश। और इसके अलावा पाकिस्तान के बाद, बांग्लादेश के बाद चीन, और फिर उसके बाद पाकिस्तान, और सबसे कम लगती है हमारी अफगानिस्तान के साथ। तो अपने आंसर की व्याख्या देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि 80 किलोमीटर है। सबसे छोटी जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि 80 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत कौन से राज्य तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी ए एम बी दोनों, डी है हमारा त्रिपुरा। सॉरी, ऑप्शन दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ पर आएगा इनमें इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में तीनों तरफ से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए राज्य हैं वो सिक्किम और त्रिपुरा दोनों ही है। सिक्किम और त्रिपुरा तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। जैसे कि आप इस मैप में देखेंगे, यहाँ पर आप सही समझेंगे। देखिए जो त्रिपुरा है और यहाँ पर ये सिक्किम है, इन ये जो तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। अब जो हमारा त्रिपुरा है तीनों तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, ये आप देखेंगे। और इधर साइड ये एक तरफ हमारा दूसरा हमारे कंट्री के जो राज्य है उससे मिला है। इसके अलावा जो सिक्किम है वो एक तरफ से तो हमारा चीन से, और एक तरफ भूटान हो गया, और एक तरफ नेपाल, ये तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं जो हमारे राज्य है वो सिक्किम और त्रिपुरा है। तो जो हमारे सिक्किम और त्रिपुरा मतलब सी हमारा सही आंसर है। तो सिक्किम एवं त्रिपुरा तीनों तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल
भूटान एवं चीन से तीनों तरफ से घिरा है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के कितने राज्य कम से कम दो देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? ए 5 राज्य, बी 7 राज्य, सी 8 राज्य, डी 6 राज्य। देखिए जो हमारे भारत है उसके 7 राज्य किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए जो हमारे जम्मू और कश्मीर है, जो मैं सातों राज्य दे रखे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं किसी देश के साथ, तो जो हमारे जम्मू और कश्मीर है वो पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से करते हैं। और हमारा जो उत्तराखंड है वो नेपाल और चीन से करता है। और हमारा जो सिक्किम है वो नेपाल, भूटान और चीन से करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार से करता है। असम हमारा भूटान और बांग्लादेश से करता है। पश्चिम बंगाल हमारा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। तो मिजोरम हमारा बांग्लादेश और म्यांमार से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? ए सोना नदी, बी रावी नदी, सी नर्मदा, डी चंबल। देखिए जो विंध्य सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी, इनसे दो नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा और एक तापी। ये दो नदियां बहती हैं, तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताप्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट कथन दे रखा है, ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की में बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। और ताप्ती नदी दक्षिण में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। जो ताप्ती नदी है उसके दक्षिण में अजंता और सतमाला अवस्थित है। देखिए जो ताप्ती नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ताप्ती नदी हमारे विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्षेत्र से ही बहती है। और जो हमारा तीसरा कथन है, ताप्ती नदी के दक्षिण में अजंता और सतमाला पर्वत पर्वत अवस्थित है। तो ये जो हमारा कथन है ये भी हमारा सही है। तो हमारे तीनों कथन सही हैं। तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। ताप्ती नदी के अलावा नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है हुई है, खंबात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत ताप्ती नदी के दक्षिण में अवस्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।